हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी कवर करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको 6, 7 और 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और आज हम चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। कि भारत का भौतिक तरह से किस तरह से उसका स्वरूप है, इसका मान है। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलीय कीर्तियों वाला एक विशाल देश है। जो हमारा भारत है वो विभिन्न विभिन्न चीज़ों से मिलकर बना है। आप किस प्रकार के क्षेत्र और भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे कि हमारे यहाँ भारत में किस तरह के मैदान पाए जाते हैं। साथ में यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हो तो आप पर्वतीय ढलानों के बारे में, घाटियों के बारे से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। ये हमारी भू आकृतियाँ हैं। और साथ में यह सोच रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ मतलब भूमि पर पाई जाने वाली आकृति। अब हम भारत की भू आकृतियों की विशेषता और उनके संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैली पाई जाती है, जिसमें से कुछ संगमरमर की होती है तथा कुछ कठोर होती है, जिसका उपयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। आप सभी जानते ही होंगे कि संगमरमर का उपयोग ताजमहल के निर्माण में अत्यधिक किया गया है। और यह सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है, एकदम से मुलायम होती है, जिसका उपयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है। सिल खड़ी का उपयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। एक से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, मतलब जो इनकी मिट्टी होती है उसमें भी चेंजमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। जो हमारी मिट्टी होती है, मृदा होती है, विभिन्न प्रकार की शैलों से निर्मित होती है। क्या आपने कभी इन विधियों के कारण में सोचा है कि इनका रंग अलग क्यों होता है? इनमें से अधिकतर विविधियाँ शैलियों का निर्माण करती है। अलग अलग चट्टानों का निर्माण होने से इसका रंग अलग देखने को मिलता है। भारत एक विशाल भूभाग, एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा है, जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिनसे इसके उच्च वाचों को प्रभावित किया जाता है। भूगर्भ में निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन, अपक्षय मतलब भूकंप आना, अपरदन आना, बाढ़ों का आना, वर्तमान उच्च वाचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। इसमें चेंजमेंट देखने को आपको मिले हैं। साथ में हम पढ़ेंगे कुछ प्रमाणों पर सिद्धांत की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इस तरह एक सिद्धांत प्लेटे वर्तनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी प्लेटें 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी होती है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्लेटे वर्तनिक क्या सिद्धांत क्या है, तो इसमें सिद्धांत में बताया गया है कि पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई प्रतीत होती है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर ऊपर की ओर स्थिति महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वलन, भंशीकरण एवं ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण हमारे आपदाएं, ज्वालामुखी का फटना, ज्वार भाटा आना उत्पन्न होता है। इस तौर पर प्लेटों की गति का बदलाव में लाना। ठीक है। तो आइए हम 3 प्रकार की प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे। अवसारी परिसमा। अवसारी परिसमा वो होती है, ये 2 प्रकार की प्लेटें हैं। जब ये इस प्रकार टकराती है तो इसे अभिसारी परिसमा कहते हैं। ऐसे ही यदि प्लेटें अपोजिट ओर जाकर टकराती है तो इसे अपसारी प्लेटें कहते हैं। और यदि रूपांतर परिसम किसे कहते हैं? यदि प्लेटें एक ऊपर से और एक नीचे की ओर जाकर टकराएं तो ये रूपांतर परिसीम प्लेटें कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा
कि जो प्लेटें हैं हम उसको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आ जाती है और कुछ अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है। ऐसी प्लेटें जो एक दूसरे के करीब आती है उसे अभिसारित परिसीमा कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है। जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है जिसे अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकरा कर टूट सकती है या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ सकती है। कभी कभी ये एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में, मतलब एक को समांतर दिशा में गति करती हुई प्रतीत होती है, जो कि परिसीमा का निर्माण करती है। ठीक है, रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। इन प्लेटों में लाखों वर्ष से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति, आकार व परिवर्तन देखने को मिला है। भारत की परिवर्तन स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारों पर स्थित होते हैं। जहाँ पर हमारी प्लेटें दिखाई देती हैं, पृथ्वी के अंदर देखने को मिलते हैं, उसके छोर पर ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग आधारित प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। वन्य धाराओं ने भूपटल को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया है। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती हुई प्रतीत होती है। जब ये गोंडवाना भूपटल जाती है तो वो उत्तर की ओर बहती हुई प्रतीत होती है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेटें यूरेशियन प्लेटों से टकराती है, जो इससे अत्यधिक प्रभावशाली प्लेटें होती है उससे जाकर टकराती है। टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित थैमियस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वोल्लित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला में विकसित हो जाते हैं। गोंडवाना भूमि के बारे में पढ़ेंगे। ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पेंजिना का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि देखने को मिलती है। थैयस के हिमालय के रूप में ऊपर उठना तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के प्रमाण स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण होता है, एक चट्टान का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप समय के साथ साथ ये बेसन उत्तर के पर्वतीय एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय पहाड़ों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे ये भर जाता है। इस प्रकार जलोढ़ जो मृदा होती है उससे निम्रित होता है ये, और समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित होता है तथा ये बाद में ये उत्तरी मैदान के जैसे बन जाता है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, अलग अलग कंडीशंस को दर्शाती है, जिसमें कि भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, मतलब एकदम फिक्स भाग माना जाता है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है, क्योंकि भूकंप के आने से ये भाग कंपन करता है, हिलता है, मूव करता है, तो ये स्थिर नहीं रहा। हिमालय अब उत्तरी मैदान हाल ही में स्थलीय कीर्ति हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एवं युवा स्थलीय कीर्ति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां भी देखने को मिलती है, और उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बनी होती है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों में कम ऊंचाई वाली पहाड़ी और चोटी घाटियों से बनी होती है। मुख्य वितरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत की भौगोलिक आकृति का निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जो हमारे मुख्य भौगोलिक मतलब डेवलपमेंट किस कारण से किया गया है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण, उत्तरी मैदानों के कारण, प्रायद्वीपीय पठार के कारण, भारतीय मरुस्थलीय कारण और तटीय मैदानों के कारण और द्वीपीय समूह के कारण इसको वर्गीकृत किया गया है। हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे अब हम।
भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई प्रतीत होती है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो हिमालय पर्वत है। एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी ऊंचाई कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल से 150 किलोमीटर तक पश्चिम में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, ये हमारा पर्वतमाला है। इसमें अनेक प्रकार की पर्वतमालाएं हैं, तो इसको आपको लर्न करना है, मैप में फिल करना है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूर्वी देशांतर विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। यहाँ पे आपको बहुत अधिक संख्या में घाटियां देखने को मिलेगी। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान एवं आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सत्य श्रृंखला है, जिसे 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर होते हैं। इसे हिमालय के सभी मुख्य शिखर है, निम्नलिखित शिखर है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो माउंटेन एवरेस्ट है वो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8848 है। कंचनजुंगा जो कि भारत में स्थित है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कंचनजुंगा शिखर कहाँ पे स्थित है, तो वो भारत में। इसकी ऊंचाई है 8598। नेक्स्ट है मकालू, कहाँ पर है, नेपाल में। 8481 इसकी ऊंचाई है। ऐसे ही धौलीगिरी नेपाल में है, जो कि 8172 है। नंगा पर्वत भारत में है, जो कि 8126 ऊंचाई है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, जो कि 8078 है। नंदा देवी भारत में है, जिसकी ऊंचाई 7817 है। कामेज जो कि भारत में है 7756 है। नामंचा बरुआ जो कि भारत में है 7756 और गुरुला बंधाता नेपाल में, जो कि 7728 देखने को मिलती है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है तथा ये बना होता है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी होती है। इससे बहुत सी हिमालय का प्रवाह होता है। यहाँ से बहुत सी हिमानियाँ देखने को मिलती है, बर्फ़ पिघलने को देखने को मिलती है। महान हिमालय पाए जाने वाले हिमानियों के नाम और दर्रों के नाम बताने हैं। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ पर ऊपरी दिए गए ऊंचाई और शिखर देखने को मिलते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो ये 2 नाम से जानी जाती है, एक हिमाचल और निम्न हिमाचल के नाम से जानी जाती है। ये श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः संपीड़ित अपरिवर्तित शैली से हुआ। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर और 4500 मीटर के बीच में और इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। जबकि पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है, तो पीर पंजाब सबसे लंबी है तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। ये श्रृंखला कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। एटलस के मंसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखकर आपके इनको राज्यों के नाम लिखने हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हिमालय की सबसे गहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है शिवालिक। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है तथा इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई है। असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई प्रतीत होती है।
घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी होती है। निम्न हिमाचल शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। तो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कोई दो दून के नाम बताए, तो उसका नाम है देहरादून, काटली दून और पाटली दून। उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय से जाना जाता है। जो हिमालय का भाग है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हुए प्रतीत होता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व क्रमशः कश्मीर, हिमाचल, हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज, काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो काली और तिस्ता नदियाँ होती है, नेपाल का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है, उसकी दूरी तय करती है, जो कि हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का पता लगाना है। नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं अब। जो हमारा ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर बनाती है। दिहांग महाखंड जैसे गाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाती हुई भारत की पूर्वी सीमा तक फैली हुई देखने को प्रतीत होती है, और पूर्वांचल एवं पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्व राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल है उससे बनी हुई दिखती है। ये घने जंगल से ढकी होती है, अधिकतर समांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई प्रतीत होती है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ यहाँ पर शामिल है। उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे हम उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों से घिरा है, सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र। इनकी ये सहायक नदी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदियों का वर्णन करें, तो है सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, और इसमें इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है, जिसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से चौड़ा प्रतीत होता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? तो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में वह स्थित है। 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये संघनन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। साथ में मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कर सकते हैं, जो बहुत बेनिफिशियल और प्रॉफिट वाली होती है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदियाँ के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित होने के बाद बहुत सी धाराएं में बढ़ जाती है, मतलब अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरकाएँ कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में एक बारी बहुत बड़ी एग्जाम में आया हुआ है कि वितरिका किसे कहते हैं? जब नदियाँ बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है तो उसे वितरिकाएँ कहते हैं। क्या आप जानते हैं दो आब का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच के भाग दो आब कहलाते हैं। दो शब्द से मिलकर बना है। दो तथा आब मतलब पानी। इसका मतलब है पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी, जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं। उत्तरी मैदानों को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदानों के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, और जो सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदी है, इसके द्वारा ये मैदान बनाए गए हैं।
बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी झेलम, पंजाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। एसएससी जैसे क्वेश्चंस में पूछा गया है एग्जाम्स में कि जो सिंधु और इसकी सहायक नदी के नाम बताएं। कोई दो सहायक नदी बताएं, कौन सी पाकिस्तान से निकलती है, कौन सी पंजाब से। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैदान के किस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है? गंगा के मैदान का विस्तृत घग्गर तिस्ता नदियाँ के बीच में है। यह उत्तरी भाग के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों। उत्तरी अमेरिका की व्याख्याता सामान्यतः इसके उच्च वाचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, पर यह सही नहीं है। इसे विस्तृत इसका फैलाव मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता होती है, इनके बदलाव देखने को मिलते हैं और आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। तो 4 भाग कौन से आइए हम देखते हैं। विभाजित किया गया है। नदियाँ पर्वतों से नीचे गिरते समय शिवालिक की ढाल 6 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती है, मतलब इसका बनाती है। इसे बाबर के नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के बच्चों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाबर क्या है। ठीक है। सभी सरिताएं एक भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण से सरिताएं एवं नदियों पुण्य निकल जाती है, द्वार से निकल जाती है, फिर नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। एकदम से दलदल जैसे चीज़ों का निर्माण करते हैं, जिसे तराई कहते हैं। आपने देखा ही होगा गांव जैसे रूरल एरियाज में काफ़ी दलदल जैसी चीज़ें होती है, तो उसका ये निर्माण करती है। यह वन्य प्राणियों से भरा घना जंगल का क्षेत्र होता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आई शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। काफ़ी टाइम इस जंगल को काटा गया है। इस क्षेत्र के द्विधा राष्ट्रीय पार्कों की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराना जलोढ़ से बना हुआ है। ये नदियों के बाढ़ आने वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को हम भांगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? भांगर के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। चूनेदार देखने को मिलते हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। आप सभी कंकड़ से जरूर खेलते होंगे बचपन में। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपर को हम खादर कहते हैं। इन्हें लगभग प्रत्येक वर्ष में पुनर्निर्माण होता है, मतलब बार बार इनका निर्माण देखने को मिलता है। चट्टानों से कंकड़ बन जाते हैं, खादर बन जाते हैं, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए ये आदर्श होते हैं। जो गहन खेती होती है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रायद्वीप क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पठार का एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है, एक मेज की आकृति जैसा देखने को मिलता है। ये स्ट्रीलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना होता है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ आपको देखने को मिलती हैं। ये गोलाकार होती है तथा ये 2 मुख्य भाग में स्थित होती है। एक होता है मध्यम उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा की नदी की उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार में अधिकतम भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्य श्रृंखला में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। तो आपसे एक क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जो विंध्याचल श्रृंखला है वो कहाँ पर है? दक्षिण में है तथा उत्तरी पश्चिम में कौन सी पर्वतमाला है? तो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है प्यारे बच्चों।
पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुए तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, रावी, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिमी उत्तरी पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाती है, मतलब ढलान नजर आती है। उच्च भूमि की पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण होती है। इस पठार के पूर्वी भाग को हम विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जानते हैं, और ये पूर्वी विस्तार को दामोदर के नाम से जानते हैं, और छोटा नागपुर पठार को दर्शाता है। दक्षिण का भाग एक त्रिभुज आकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला होती है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मेकाला श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार के भारत के भौगोलिक मानचित्र में इन पहाड़ियों में श्रृंखला को देखने को मिलता है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व की ओर कम ढाल वाला होता है। इस पठार का एक भाग उत्तरी पूर्व में देखा जाता है, जिसे हम स्थानीय रूप से मेघालय कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कच्छार पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यह एक वंश के द्वारा छोटा नागपुर का पठार है तथा इसे अलग हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला हैं, तो उनके नाम है गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 मुख्यतः श्रृंखला है पश्चिम में। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट के समांतर स्थित है। वह सत्य है कि उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। जो पश्चिमी घाट होते हैं वो पूर्वी घाट की अपेक्षा बहुत ऊंचे होते हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर होती है। पूर्व घाट का विस्तार महानदी घाट से दक्षिण में नीलगिरी तक देखने को मिलता है। पूर्वी घाट का विस्तार सत्य नहीं है, ये अनियमित होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनके काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती हुई दिखती है। इस भाग के शिखर ऊंचे होते हैं, जैसे अन्नामुड़ाई कितनी ऊंचाई पर है? 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्व घाटी का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्री है, जो कि 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण में शवसेर तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित है, जिसे ऊटी के नाम से जानते हैं, तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियाँ नगरियाँ स्थित मानचित्र में हैं। ये हमारा पार्ट 1। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। शिक्षाविद आशा।